एक बार फिर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन में हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी और मेरे साथ हैं सैयद हुमायूं कैसर। मिलते हैं हम हर हफ्ते यानी इतवार रात 8:30 बजे SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। बात होती है खेलों की। आज भी कुछ दिलचस्प बातें होंगी। कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, कुछ एहतियात बरतने होते हैं। जब हम कोई भी खेल खेलें या कोई प्रैक्टिस करें, उससे पहले वार्म अप होता है। आज उस चीज़ की बात होगी और साथ ही एक फुटबॉलर की बात होगी जो ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर यानी वो किसी भी पोजीशन पे खेलते हैं ऐसा नहीं, बल्कि वो सिर्फ फुटबॉल नहीं, कुछ और खेल भी अच्छी सतह पे खेलते हैं। उनकी भी बात होगी और हस्ब मामूल खेल खबरें भी होंगी। सबसे पहले मैं हुमायूं साहब से यही पूछूंगा कि IPL में भारत के प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। सही कहा आपने रशीद कि अगर आप बैटिंग देखें तो जी, जी। ज्यादा फिनोमिनल परफॉर्मेंस इंडियन बैट्समैन की है। बिल्कुल। बीच में एक आध है बाकियों की, लेकिन अगर आप 70 अबव 70 स्कोर जी, देखें जी, तो वही ज्यादा अच्छा। इंडियंस के हैं उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ बॉलर भी इंडियन अच्छी परफॉर्मेंस देते बिल्कुल। हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं टीमों में जो मिसयूज हो रहे हैं। हम्म। यानी आप हेटमायर को खिलाते हैं और 7 और 6 पे भेजते हैं। हेटमायर वो है जो आगे जाके यानी जाया होते हैं। कहानी बदल सकता है बिल्कुल सही, सीधा, बिल्कुल सही। मगर आपको आइडिया ही नहीं है। मुझीब एक मैच खेलते हैं बहुत देर के बाद और आप वो नीशम खेले जा रहे हैं टीम में। बिल्कुल। सरफराज को अभी भी यूटिलाइज टीम ने नहीं यूटिलाइज किया है नहीं अपनी किया। टीम में। ऐसे बहुत किस्से हैं टीमों के, जब तक वो, मेरे ख्याल में बहुत सी टीमें जब तक सेटल करेंगी तब तक वो बाहर हो गई होंगी। लेकिन कुछ टीमें अच्छा परफॉर्म करने लगी है दिल्ली कैपिटल्स एक नई बात है कि वो बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राजस्थान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुंबई से एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल। CSK अच्छा इतना परफॉर्म नहीं नहीं कर कर रहा रहा है, है। जबकि वो एक मैच ऐसे जीत गए तो वो भी लगातार हार ही जाएंगे। जी, जी। तो इसलिए ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन थी उनसे। बिल्कुल। और ये बारहा हमने कहा है, पिछले 2008 से बोल रहे हैं जब से IPL शुरू हुआ, वही टीम IPL जीतती है जिसमें बेहतर हिंदुस्तानी प्लेयर हो। सही है। 4 ही बाहर के खेलते हैं ना, बिल्कुल। 7 तो यहाँ के हैं। हाँ। और जो 7 को सपोर्ट कर सकेगा और 7 को कंबाइन कर सकेगा, और ये नहीं समझेगा ये 7 खिलाड़ी जो हैं ये ऐसे ही चलेंगे क्योंकि 4 बाहर के हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल यही नहीं। 7 जिताते हैं आपको मैच। और सबसे एक और खास बात है वो ये है कि आप के पास जो स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने कहा। बेस्ट बात वही है जो आप कहते हैं कि हमने क्यों कहा कि बहुत से कैप्टन जो टेस्ट क्रिकेट की दुनिया के राणा तुंगा थे, समझे जी, जी। थे, उनको पता था हाउ टू यूज मेक बेस्ट यूज ऑफ हिज टीम। बेहतरीन कैप्टन थे क्योंकि उनको पता था किससे क्या काम लेना और कब लेना है। और जो टीम ऐसा करती है वही टीम वही जीत जाती है। बिल्कुल सही। और प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था कि कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, एहतियात बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब हम कोई खेल शुरू करते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं। नहीं, बहुत कुछ एक वार्म अप है, बाकी चीजें हैं, समझना है आपको, एक निगरान देख रहा हो, आप एक सिस्टम से काम करें, क्योंकि हमारी बहुत सी हैं जो इंजरीज हो जाती हैं हमें, वो हम ऐसे बेकायदा ही उतर जाते हैं मैदान में। बिल्कुल। डॉक्टर बुरहान वानी है फिजियोथेरेपिस्ट। इसी बारे में उनके साथ बात की शहनवाज सामोन ने। एक नामी गिरामी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के फिजियोथेरेपिस्ट है, जिसका नाम यकीनी तौर पर आपने नेशनल लेवल में सुना होगा। डॉक्टर बुरहान वानी इस वक्त मेरे साथ रूबरू हैं। जी बुरहान साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी। आप जानते हो कि फुटबॉल एक ऐसी वाहिद गेम है जिसमें अक्सर बेशतर जख्मी होने का बिल्कुल खतरा रहता है, तो उनको खिलाड़ियों को तंदुरुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही अहम रोल होता है टीम के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त नेशनल लेवल जो हमारी नेशनल टीम है उनके फिजियोथेरेपिस्ट इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं, और हम इनका शुक्रगुजार है कि वो गुरेज आए और हमें मौका मिला यहाँ आने का और यहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, प्लेयर्स को थोड़ा सा समझने का, उनका गेम देखने का और अपनी ओर से थोड़ी सी नॉलेज उनके साथ शेयर करने का। आज सुबह हमने उनके साथ एक सेशन भी किया है जिसमें हमने उनको बेसिक जो चीज़ें हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये फुटबॉल एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है और इंजरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए इसको कैसे हम अवॉइड करें, इन इंजरीज़ को कैसे हम बचा सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को, चाहे वो कोच हो, प्लेयर हो, उनको एजुकेट करें। तो हमारी भी यही कोशिश है आगे भी रहेगी कि हम अपनी ओर से जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट करें अपनी वादी में, और ख़ास तौर पर ऐसे जगहों पे जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। ये तो इसमें हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए हम यहाँ पे आए। हमने बच्चों को बताया कि कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं ये इंजरीज एंड ऑल। तो हम देखते हैं कि फुटबॉल में अक्सर वो बेशतर ग्राउंड हो या ग्राउंड से बाहर प्रैक्टिस सेशन हो, जख्मी होने का हर वक्त खतरा रहता है। तो एक फुटबॉल जो प्लेयर होता है उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इंजरीज से वो बच सकता है? जी, पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट है, एक प्लेयर जब ग्राउंड में आता है
विदाउट प्रॉपर वार्म अप वो बॉल के साथ ना खेले, वो आके ही डायरेक्टली बॉल को किक मारने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपने आप को एक्टिवेट करे, पहले अपने आप को प्रिपेयर करे, और उसी के साथ साथ जो उसका प्रॉपर गियर है, जैसे फुटबॉल शूज़ है, शिन पैड्स है, पूरा वो ला के उसको वेयर करे, उनको पहन के ही वो फुटबॉल खेले, उसके बगैर फुटबॉल ना खेले। कोई भी चीज़, कोई भी गेम अपने जो उसके हम इनको हथियार ही बोलेंगे जी, बिल्कुल। एक शूज़ होता है पर्टिकुलर, एक स्पेशल चीज़ें होती है हर किसी गेम के लिए, उसमें फुटबॉल भी आता है, तो वो सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। प्लस उनको अपनी एक्सरसाइज का, अपनी कोर का, अपने गेम ग्राउंड से बाहर जो चीज़ें हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखना है। उनको अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है, और उनको अननेसेसरी फाउल्स जो होते हैं, जो उनको वैसे भी कोच सिखाते रहते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जिनसे वो अपना इंजरी से बच सकते। तो इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जाते जाते क्या पैगाम होगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या पैगाम होगा उन बच्चों के लिए जो इस वक्त ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो इस वक्त एक्टिव है इसे फुटबॉल में, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से? जी, यही पैगाम है, आप खेलते रहे, आप कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या बास्केटबॉल, कोई भी गेम हो, आप गेम से वाबस्ता रहे। मैं तो चाहता ही हूँ कि गेम को एज अ सब्जेक्ट भी लॉन्च किया जाए हर किसी जगह, और स्कूल्स में बेसिकली ग्रास रूट पे ज़्यादातर इस पे काम हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब इंसान खेलेगा तभी वो तंदुरुस्त सेहतयाब हमारी सोसाइटी हो जाएगी। और हर कोई खेल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना है कि उस खेल से उसको कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि लास्टली हमने देखा था 1-2 डेथ्स हुई है जो सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गई, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। हर कोई पेरेंट जो है, कोई जब वो अपने बच्चे को खेलने के लिए जाता है, उनको देखना चाहिए कि क्या वो, अगर वहाँ पे डॉक्टर्स फिजियोज अवेलेबल नहीं है, तो एक पेरेंट की, एक कोच की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि क्या ये बच्चा फिट है खेलने के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और जो खेलने के टाइम का जो लोडिंग होता है, कितना लोड किस एज ग्रुप में किस बच्चों पे हम डालें, उसके लिए भी अलग अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स होते हैं जिनमें कोच को चाहिए कि वो जाए, वो अटेंड करे। तो यही बोलना चाहूँगा कि खेलते रहे, तंदुरुस्त रहे, सेहतयाब रहे। डॉक्टर बुरहान वानी बात कर रहे थे शहनवाज सामून के साथ, और बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी बातें की, बहुत ज्यादा। और हमने देखा है ऑफ लेट, आपको भी भी देखा होगा, 10 साल का लड़का, 28 साल का लड़का मैदान में उतरा, उसके बाद हार्ट अटैक हो गया। हाँ। शायद एग्जॉस्शन हो गया, शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थे, उसके लिए कि बॉडी कैसे हैंडल करें। और जब उनको ये हुआ, आसपास कोई नहीं था कि उस वक्त फर्स्ट एड कौन देगा और क्या देगा। तो ये बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और जैसे इन्हें कहा कि वार्म अप किए बगैर मैदान में उतरे, और एक बहुत अच्छी बात इन्हें शुरू में कही, वो ये थी कि हर गेम का अपना पूरा गियर है, वो पूरा गियर पहन के ही खेलें। ये नहीं कहें आज मैं थाई गार्ड के बगैर थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ तो टूट गई ये हड्डी, बिल्कुल सही, या कुछ मैं फुटबॉल में आज चलो शिन गार्ड नहीं पहनूंगा तो लग गया वहीं। अब देखिए, ऐसा नहीं करना। एक बात याद आ रही है, रमन लांबा से जब रमन लांबा गुजर गए तो वो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे, उनसे कहा बॉलर ने कि आप हेलमेट पहने, कहा कि इस बॉल के बाद, सही है, इस बॉल के बाद पहनूंगा, लेकिन उसके बाद तो इसलिए होशियार रहना है, बहुत जरूरी है। और आज भी हम चंद सवाल पेश करेंगे आपके यहाँ पे, हम यहाँ पे उन सवालात का जवाब देंगे जो आप यूट्यूब पे पूछते हैं। मलिक अयाज ने कुलगाम से सवाल पूछा है कि हर क्रिकेट स्टेडियम की डायमेंशन अलग क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसमें एक कुछ स्टैंडर्डाइज हिसाब ये किया था कि क्रिकेट स्टेडियम बाउंड्री सेंटर ऑफ विकेट से 75 मीटर होगी, तो उसके बाद ये डायमेंशन बदलती रही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हर जगह नहीं मिली। कहीं थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया, एडिलेड में आगे की बाउंड्री 110 मीटर भी हो गई कभी, और एक साइड से लॉर्ड्स में 60 मीटर ही, 65 मीटर ही, कोटला में एक साइड से 60 मीटर। तो ये जो था ये एक्सीडेंटल भी था बाय एंड लार्ज, ठीक। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं हालात, वो डेलिब्रेट हैं। वनडे और T20 के लिए बाउंड्री अंदर लाई जाती है जी, तो ताकि ज़्यादा छक्के पड़े और ज़्यादा लोगों को मज़ा आए। ये गलतफहमी के शिकार जो हैं लोग कि सिर्फ छक्कों से ही मज़ा आता है। एक बात ये, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैट्समैन डोमिनेट करना चाहिए। जी। तो उस सिलसिले में ये मसला हो गया है, और मेरे ख्याल में इतनी भी तंग ना करें जो आज हालात हैं कि 55 मीटर पे, 58 मीटर पे आप बॉलर को कह रहे हैं और फिर पावर प्ले और ये और बॉलिंग करो। इनका दूसरा सवाल है मलिक अयाज का, आप पूछते हैं कि क्या धोनी सही में वर्ल्ड क्लास फिनिशर हैं? है नहीं वर्ल्ड क्लास नहीं, द बेस्ट लिमिटेड ओवर्स में, वनडे में द बेस्ट एवर। हाँ, हंसी जबरदस्त थी,
बेवन भी थे। लेकिन ये उनसे अगर आप देखें इनिंग को एंड पे कैरी करने के लिए विक्ट्री की तरफ कोहली भी अच्छे हैं बहुत, हम्म, यूसुफ और इंजमाम ने भी बहुत कैरी किए हैं एंड पे इनिंग्स विक्ट्री की तरफ। लेकिन जो फिनिशिंग कमाल की धोनी की है वो किसी की नहीं। सवाल कुछ और हैं हमारे पास, वो थोड़ी देर बाद आपसे पूछेंगे। मैं ये आपसे कहूंगा कि अब फ्रेंच ओपन में नडाल और जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। न एक ही की है हैरानी, वो दूसरा तो पहले ही वहां होता है ना वो 12 मरतबा का चैंपियन है नडाल। और 2015 में वो जोकोविच से एक बार हारा है फ्रेंच ओपन में। वो तो हारते ही नहीं है क्ले पे। 20 में से 12 टाइटल तो उनके यही हैं ग्रैंड स्लैम के। मगर और जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें जोकोविच बहुत स्ट्रेच हो गए जी, 2 सेट जीतने के बाद 5 पे चला गया। नडाल इजीली जीत गए। इससे हमें लगता है कि शायद वो ज्यादा टैक्स नहीं हुए, लेकिन फाइनल में कुछ नहीं कर सकते। जोकोविच एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो क्ले पे भी अच्छा खेलते हैं। वो नडाल को रोक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बोरिस बेकर कहते हैं हालात लग रहे जो मुझे हैं तो 13वां टाइटल तैयार है नडाल के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या होगा फाइनल में। लेकिन यहाँ से हम आते हैं एक और सेगमेंट की जानिब। मैंने कहा था कि आज एक ऐसे फुटबॉलर की बात करेंगे जो ऑलराउंडर हैं। बात जावेद परे करेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। भारतीय फुटबॉल की तारीख में एक अहम और यादगार नाम चुन्नी गोस्वामी का है। सबिमल गोस्वामी या चुन्नी गोस्वामी भारत के एक ऐसे पेशेवराना फुटबॉलर थे जिन्होंने न सिर्फ अपने क्लब मोहन बगान बल्कि आलमी सतह पर भारत की कौमी फ़ुटबॉल टीम की भी क़यादत की। साथ ही उन्होंने मुल्क को एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया है। चुन्नी गोस्वामी रवां साल 30 अप्रैल को 82 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। उनकी मौत उनके टीममेट पीके बनर्जी की मौत के 1 माह बाद वाक़ा हुई। पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी और तुलसीदास बलराम उस मशहूर फॉरवर्ड लाइन का हिस्सा थे जिसने 1962 की जकार्ता एशियन गेम्स में 11 में से 9 गोल स्कोर किए। 1958 से लेकर 1962 तक जो 16 मैचेस इन तीनों ने इकट्ठे मिलकर खेले उनमें भारत ने 12 जीते। इस अरसे में भारत ने आलमी मुकाबलों में जो 36 गोल स्कोर किए उसमें तो 20 इसी तिगड़ी ने दागे। इन 20 में 7 तो अकेले चुन्नी गोस्वामी ने स्कोर किए। दुबले पतले चुन्नी गोस्वामी बड़ी महारत के साथ गेंद पर कंट्रोल करते थे। इंतहाई फुर्ती और तेज़ रफ्तारी के साथ वो गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे ले जाते थे। मुखालिफ टीमों के दिफाई खिलाड़ियों को अपने कोचेज़ की तरफ से ख़ास हिदायत होती थी कि गोस्वामी का सामना करते हुए नज़र गेंद पर रखें, न कि उनकी टांगों पर, नहीं तो गेंद हासिल करने की उम्मीद छोड़ ही दें। भारतीय फुटबॉल के एक मशहूर कोच सैयद रहीम इंतहाई सख्त किस्म के कोच माने जाते थे, लेकिन चुन्नी के लिए उनके दिल में ज़बरदस्त लगाव था और वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। एक मरतबा चुन्नी गोस्वामी कौमी टीम के कैंप में थोड़ा देर से पहुँचे तो एक खिलाड़ी ने सैयद रहीम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई कि गोस्वामी देर से क्यों आए हैं। तो सैयद रहीम ने उस खिलाड़ी से कहा, उनकी तरह खेलो, फिर मैं तुम्हें भी देर से आने की इजाज़त दिया करूँगा। चुन्नी गोस्वामी ने अपने आलमी फ़ुटबॉल करियर का आगाज़ 1958 की एशियन गेम्स में म्यांमार के ख़िलाफ़ किया। अपने पहले ही मैच में गोल स्कोर करके उन्होंने दुनियाई फ़ुटबॉल के दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक दी। 1964 तक उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर 36 मैचेस खेले जिनमें गोस्वामी ने 13 गोल स्कोर किए। इसी अरसे के दौरान भारत 1960 की रोम ओलंपिक्स में एक बहुत करीबी मुकाबले में हंगरी से हारा। तमाम जकार्ता की 1962 की एशियन गेम्स में भारत ने सभी हदें फांदते हुए फाइनल जीत लिया और सोने का तमगा हासिल किया। चुन्नी गोस्वामी ने टूर्नामेंट में 3 गोल स्कोर किए। भारत के दूसरे सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुन्नी गोस्वामी के बहुत बड़े फ़ैन थे। एक मरतबा ड्यूरेंट कप के फाइनल में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बतौर चीफ गेस्ट आए थे। चुन्नी गोस्वामी को देखकर जट से बोले, मैं चुन्नी को फिर से देखता हूँ, आप तो हर मरतबा फाइनल का हिस्सा होते हैं। चुन्नी गोस्वामी ने अपने पूरे फुटबॉल करियर में सिर्फ एक फुटबॉल क्लब की तरफ से खेला, वो फुटबॉल क्लब मोहन बगान का है। 1946 से लेकर 1968 तक वो लगातार इसी क्लब की तरफ से खेलते रहे। इस क्लब की तरफ से खेलते हुए गोस्वामी ने 200 से ज़ायद गोल स्कोर किए। इसी अरसे में 1963 से लेकर लगातार 3 साल मोहन बगान ने ड्यूरेंट कप जीता। बंगाल ने उनकी टीम में मौजूदगी के दौरान 3 मरतबा संतोष ट्रॉफी जीती। फुटबॉल के साथ साथ चुन्नी गोस्वामी कई और खेलों में दिलचस्पी रखते थे।
टेनिस और चेस के अलावा वो क्रिकेट के भी ज़बरदस्त खिलाड़ी तस्वुर किए जाते थे और फुटबॉल के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत क्रिकेट से ही मिली। चुन्नी गोस्वामी ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत 1962-63 के रणजी ट्रॉफी सीज़न से की। वो दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ दाएं हाथ के मीडियम पेस बॉलर भी थे। चुन्नी गोस्वामी ने 2 मरतबा बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला, ताहम दोनों मरतबा उन्हें मुंबई के खिलाफ नाकामी का मुख देखना पड़ा। 1968-69 के फाइनल में चुन्नी गोस्वामी ने पहली इनिंग में 96 और दूसरी इनिंग में 84 रन बनाए। ताहम अजीत वाडेकर की सेंचुरी ने मुंबई को पहली इनिंग्स में लीड की वजह से चैंपियन बना दिया। 1972 में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के फाइनल में गोस्वामी ने टीम की क़यादत की। ताहम गवास्कर और शिवालकर की मुंबई की टीम ने उस फाइनल में भी मैदान मार लिया। दिसंबर 1966 में चुन्नी गोस्वामी को ईस्ट और सेंट्रल जोन की उस मुश्तरका टीम में शामिल किया गया जिसे वेस्टइंडीज़ की टीम के खिलाफ सहरोज़ा मैच खेलना था। चुन्नी गोस्वामी ने मैच में 8 विकेटें हासिल की और उनकी टीम ने गैर मुतवक्का तौर पर वेस्टइंडीज़ को इनिंग्स की शिकस्त से 2-4 किया। चुन्नी गोस्वामी एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते थे और वो जमशेदपुर की टाटा फुटबॉल एकेडमी के पहले डायरेक्टर भी थे। वो उस ओहदे पर 1986 से लेकर 1990 तक फाइज रहे। इस साल 15 जनवरी को चुन्नी गोस्वामी के जन्मदिन के मौके पर पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके एजाज़ में एक डाक टिकट जारी की। इसके ठीक 3 माह और 15 दिन बाद भारतीय खेल शोबे के ये अजीम सपूत इस दुनिया से कूच कर गए। चुन्नी गोस्वामी जबरदस्त बॉलर बैट्समैन क्या कहें, फुटबॉलर, अजीम फुटबॉलर जो हिंदुस्तान के अजीम तरीन में से एक हैं चुन्नी गोस्वामी। पीके बनर्जी के साथ और उस ज़माने के खिलाड़ियों के साथ खेला है इसने। और जब इंडिया फोर्स था फुटबॉल में, जब एशियन गोल्ड मेडल जीता, जब ओलंपिक्स में पहुंचे, ये उस ज़माने की बात है फुटबॉल की। और ये चुन्नी गोस्वामी की जावेद ने बहुत बातें की। मैं क्रिकेट के हवाले से बताऊंगा, जो 1966-67 में टीम आई थी, वो जावेद ने थोड़ा रेफरेंस दिया गैरी सोबर्स की इंडिया। तो तब क्या होता था, जब बाहर से टीम आती थी तो वो सारी जोन्स के साथ एक 3-डे मैच खेलती थी, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो सेंट्रल और इन्हें समझा सेंट्रल और ईस्ट जोन थोड़ी कमजोर है, इनकी एक कंबाइंड टीम खेलेगी वेस्ट इंडीज के साथ, क्योंकि बहुत साइड मैचेस हुआ करते थे, टूर लंबा हुआ करता था। वो जो टीम थी उसके हनुमान सिंह कैप्टन थे। उसका मैच हुआ सोबर्स की वेस्ट इंडीज के साथ, रहन कनाए, सोबर्स, बूचर, ग्रिफिथ, हॉल, गिब्स, यू नेम इट, और इनने उनको हरा दिया और 8 के 9 विकेट चुन्नी गोस्वामी ने लिए मैच। अब देखिए क्या कैपेसिटी, क्या कैपेबिलिटी प्लेयर, क्या आदमी, टेबल टेनिस के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी थे ये, बहुत जबरदस्त। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये असली ऑलराउंडर। इंग्लैंड में एक रेफरेंस बड़ा सीरियस मिलता है डेनिस कॉम्पटन का। जी, वो इंग्लिश फर्स्ट डिवीजन लीग खेलते थे उस जमाने की फुटबॉल, और यहाँ से दुनिया के आज तक के ग्रेटेस्ट बैट्समैनों में से एक है डेनिस कॉम्पटन। बहुत कम लोग हैं जो इस, मेरे ख्याल में उस पीरियड में लोग ये कंसंट्रेट कर पाते थे दोनों चीजों पे। अब इतना ज्यादा खेल होता है, इतना ज्यादा क्रिकेट होता है कि शायद आप दूसरी गेम ना खेल पाए। बिल्कुल सही। सवाल पूछने से पहले एक और बात याद आई, आजकल ये जो अश्विन रन आउट करते हैं नॉन स्ट्राइकर पे लास्ट ईयर, उस पे आजकल बहुत शोर मच रहा है, बड़ा ले दे हो रहा है। और मैंने देखा है, मैंने आईसीसी में भी देखा, विजडन में भी देखा, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ मैंने भी लिख दिया। जी। उनने कहा कि इसको वार्न करना चाहिए, वहाँ बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया के। मैंने कहा फिर जो स्विच हिट मारता है और रिवर्स स्वीप मारता है वो पहले बॉलर को वार्न करने मैंने ये शॉट मारा है, ये रूल है, ये आउट कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। आपने ग्राउंड का एडवांटेज दिया, आपने शॉर्ट बॉल नहीं करने का एडवांटेज दिया, आपने सर्कल बनाया, आपने पावर प्ले बनाया, बैट्समैन के हक में है। और अब बैट्समैन 3 गज बाहर है पहले ही, वो भी बैट्समैन को करने दो, इसमें क्या गलत आउट है, ये अनएथिकल है। वो अनएथिकल नहीं है, वो बाहर निकल रहा है। बिल्कुल सही, आपकी बात जेन्युइन। एक आध बार करके दिखा दो, बाहर नहीं निकलेंगे प्लेयर। बहुत अच्छी बात है। इसलिए ये नहीं है कि अब ये नहीं, इन्हें क्यों किया, अच्छा नहीं कर सकते हैं, नहीं, आप एडवांटेज ले रहे हैं आप लोग। मुश्ताक लोन ने तुर्कवांगम शोपियान से सवाल पूछा है। आप लिखते हैं कि ग्रीनिच और हेन्स वेस्ट इंडीज टीम के जो खिलाड़ी थे वो टेस्ट क्रिकेट के अजीम जोड़ी थी ओपनर्स। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, अगर हम पीछे जाएं टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत आते हैं वहाँ, हटन वॉशब्रुक आते हैं आपके सामने, सटक्लिफ हॉब्स आते हैं आपके सामने, उसके उस एडरिच और बायकॉट आते हैं, मुदस्सर और मोहसिन आते हैं, लॉरी और सिम्सन आते हैं, बेमिसाल ओपनर, मार्क टेलर और स्लेटर आते हैं, हेडन और लैंगर आते हैं, बून और मार्श आते हैं, आप हमें माजिद और सादिक आते हैं, एक पीरियड में चौहान और गवास्कर आते हैं थोड़ी देर के लिए, और
अगर आप देखेंगे एवरेज के हिसाब से कि क्या है, स्ट्राउस और कुक आते हैं बिल्कुल। एवरेज के हिसाब से, हॉब्स और सटक्लिफ को कोई बीट नहीं कर सकता, 87 की एवरेज है उनकी as well। ओह मगर एक चीज़ है, उस पीरियड में ना इंडिया के साथ मैच होते थे, खास पाकिस्तान के साथ तो होते ही नहीं थे। आपके पास वो बाकी टीमें नहीं थी, वेस्ट इंडीज़ के पास वो टीम नहीं थी, बाकी उनका ऐसा नहीं था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का गलबा था, बीच में कुछ साउथ अफ्रीका टांग अड़ाता था थोड़ी बहुत, वो भी उतनी ज़बरदस्त टीम नहीं थी। लेकिन जब ये सारे आप देखते हैं, ग्रेंजर इसकी एवरेज इतनी नहीं है हेंस की, लेकिन आप सारे देखते हैं उस पीरियड के फास्ट बॉलर, उस पीरियड की बाकी टीमें कितनी कैपेबल थी, तो नोबडी टू बीट देम, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आप, हमने उनको नहीं देखा है, हटन को, वॉशब्रुक को, सटक्लिफ को, हॉब्स को होते अजीम, उनके रिकॉर्ड बताते हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने की है कि जो थ्रेटनिंग ग्रेंजर और हेंस थे कि वो उतरे मर गए, आप सही। ये बाकियों में नहीं था कि ये छोड़ेंगे नहीं और ये बहुत ज़्यादा पीटेंगे, ये लिहाज नहीं देखेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त बॉलर्स का मूड देखने के लायक होता था। लेकिन इसमें एक इमरान खान का कोट है, मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो कहते थे कि ग्रीनेज और हेंस आते हैं तो मुसीबत हो जाती है, लेकिन इनको में से एक को आउट करना उससे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि रिचर्ड्स आते हैं। सही बात है। डा रऊफ ने सवाल लिख भेजा है, आप पुरवारा चांडूरा से लिखते हैं, कोचेस डग आउट में क्या लिखते रहते हैं, जबकि स्कोर बोर्ड पे सब आता है, फिल्मी सामने कहानियां, सब कुछ आता है। शॉर्ट स्टोरीज। देखिए, स्कोर बोर्ड का नहीं लिखना है उनको ग्राफिक्स से कोई वास्ता नहीं है। वो कोई चीज़ नोटिस करते हैं कि इस पीरियड में फील्डिंग के वक्त हमारे कैप्टन से ये हुआ, ये यूटिलाइज वहाँ होना चाहिए था, वो फील्डिंग चेंज यहाँ होना चाहिए था। अच्छा। इस बॉलर की ये कैपेसिटी है, वो बैट्समैन ये करता है, हमने उस जगह उसको अटैक नहीं किया। वो सारी चीज़ें नोट करते हैं, फ्यूचर के लिए उनको बताते हैं, देखो यहाँ ये गलती हुई, यहाँ ये एडजस्टमेंट करनी है, या तुम्हारी टेक्निक में यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये बड़ी हाई लेवल की बात होती है जो उसी लेवल पे होती है, इसमें स्टैट्स वगैरह का कुछ दखल नहीं है। अब सवाल मंजूर रशीद ने पूछा है, लेकिन आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। आप लिखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज होगी या नहीं? अभी तक तो है, ड्यू है सीरीज, होनी है सीरीज। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो भारत के खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल में नहीं है जी, जैसे पुजारा नहीं है जी, कुछ और खिलाड़ी जो आईपीएल में नहीं है, उनको उस टूर से 15 या 20 दिन पहले दुबई भेजा जाएगा। अच्छा, वो वहां क्वारंटीन में रहेंगे, अच्छा, अपनी टीम के साथ फिर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब हम बाकी खेलों की खबरें सुनते हैं। कुछ बातें हमने भी की, कुछ खबरें हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन बाकी खबरें गुलजार से। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। आईपीएल 2020 में सनसनी और दिलचस्पी में दिन ब दिन इजाफा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल आईपीएल के 25वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 169 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने 52 गेंदों पर 90 रन की इनिंग खेली और वो मर्द मैदान करार पाए। कल के एक और मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 2 रन से कामयाबी हासिल की। शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। जवाब में किंग्स 11 पंजाब की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन ही बना सकी। आज दोपहर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला हुआ। एक और मैच में इस वक्त मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला हो रहा है। साल रवां का ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आज शाम एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला हो रहा है। एक तरफ आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और दूसरी तरफ आलमी नंबर 2 खिलाड़ी और क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट राफेल नडाल। जोकोविच का यह 5वां फ्रेंच ओपन फाइनल है। 2016 के फ्रेंच ओपन समेत उनकी निगाह अपने करियर का 18वां मेजर टाइटल जीतने पर है। अगर वो एक खिताब जीतते हैं तो 50 साल की तारीख में
पहले मर्द खिलाड़ी बनेंगे जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स 2-2 बार जीते हों। दूसरी तरफ क्ले कोर्ट के किंग कहे जाने वाले खिलाड़ी राफेल नडाल इस फाइनल में अपनी सारी सलाहियतों को बरोहिकार लाकर अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। वजह रहे राफेल नडाल ये फाइनल जीतकर रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर करेंगे। नडाल बिना कोई सेट ड्रॉप किए इस टूर्नामेंट के फाइनल तक आ गए हैं। ऐसा उन्होंने अपने करियर में 8 बार किया है। 22 के कतर फुटबॉल आलमी कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स के इब्तिदाई मैच में ब्राजील ने बोलोविया को 5-0 से शिकस्त दी। इस हफ्ते की खेल खबरें। ये थी खेल खबरें, गुलजार पेश कर रहे थे। और अब आते हैं हम पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब। हमने 3 खिलाड़ियों का नाम लिया था और 3 खिलाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाई थी जी, और ये पूछा था कि इनमें ममासलत क्या है। हाँ देखिए, जब आपने जवाब दिए, बहुत जवाब आए इसमें। एक ममासलत पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। इन तीनों का कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से एक आंख इनकी बेकार हो गई, और तीनों का कार एक्सीडेंट इंग्लैंड में हुआ। गॉर्डन बैंक्स फुटबॉल गोलकीपर, वर्ल्ड कप विनिंग 66 की टीम के, 71 में हो गया उनका। कॉलिन मिलबर्न सिर्फ 9 टेस्ट खेले, लाजवाब बैट्समैन, करियर खत्म हो गया। पटौडी का, मॉरिस का एक्सीडेंट हुआ उनकी गाड़ी का, तो उनकी भी दाईं आंख चली गई। लेकिन इन 3 में से एक ही खिलाड़ी गेम में वापस आया, वह टाइगर पटौडी। जी। आपने जब जवाब लिखा है, आपने सही लिखा है, इनका कार एक्सीडेंट हुआ इंग्लैंड में, उस पर लिखा है ये तीनों वापस आए गेम में। जवाब गलत। अगर आप उतना ही छोड़ देते ना तो आपका जवाब सही होता। फिर किसी ने लिखा कि इनकी एक आंख खराब थी, वो आंसर नहीं है। एक आंख डिफेक्टिव थी, वो आंसर नहीं है। आंखों में कुछ तकलीफ थी, वो आंसर नहीं है। तो इसलिए सिर्फ एग्जैक्ट आंसर मिनिमम जो मांगा था, वो जिनने लिखा उनके नाम रशीद पड़े। बिल्कुल 6 लोग हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है सही में। डार जहूर, आप खारपुरा कुकरनाग से लिखते हैं। दूसरे हैं हिलाल अहमद शेख, खारपुरा पंगरू हंदवारा से। और आपसे ये कहेंगे कि आप अपने आईडी से, जब जी हाँ, आपके वहाँ आईडी किसी और नाम का आता है, नीचे आप अपना नाम लिखते हैं। हमें लगता है कि अब ये जो पहले 2 हैं ये एक ही कैरेक्टर लग रहा है। सही है, तो हिलाल साहब ये आप ये याद रखें। और तीसरे नाम है मोहम्मद इसाक खान, पंगरू मावर से। और गुलाम कादिर जिलानी, शमनाग चाडोरा, सज्जाद मीर, यारीपुरा कुलगाम, और बासित मलिक, आपने जगह का नाम नहीं लिखा। और लॉर्ड्स के जरिए यानी कुरअंदाजी के जरिए जो दोस्त सलीम के एंटरप्राइजेस के हकदार बने हैं उनके इनाम गिफ्ट के, वो हैं बासित मलिक। जी हाँ, बासित मलिक, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आज आप विनर हो गए और आपने जवाब सही दिया और बहुत फास्ट दिया। पहला जवाब ही नहीं खाया है। जी जी, तो ये भी बड़ी बात है। और अब आते हैं आज के क्विज की जानिब। जी, आज हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जी हाँ। और उस तस्वीर को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। आदमी को ना पहचाने, आदमी आप को ना बताइए पहचाने। किस मैदान में है। हाँ, ये तस्वीर किस लगी मैदान हुई, में लगी किस फेमस क्रिकेट ग्राउंड में ये तस्वीर आपको मिलती है। जो तस्वीर आप देखेंगे, ये एक मशहूर आदमी की तस्वीर है, वो भी बड़ी बात है। लेकिन आप बताएंगे कि ये तस्वीर किस ग्राउंड में लोकेटेड है, कहाँ है ये। जवाब दीजिएगा कल शाम 9 बजे तक। और जो लोग सबसे पहले जवाब देंगे उनके नाम हम यहाँ पे लेंगे, और हो सकता है कि आप सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के हकदार बने। जी, आप जवाब देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग जो ग्रुप है जी, फेसबुक पे, उस पे। और आप वहाँ वैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ भी सवाल लिख सकते हैं। और वहाँ कभी कभी हम कुछ इनिशिएट करते हैं डायलॉग, तो उसमें हिस्सा लीजिए। मुझे हमें लाइक से काम नहीं चलेगा, अपनी ओपिनियन दीजिए, बिल्कुल हम सही। शेयर करेंगे। तो इस वक्त दीजिए हमें आज की निशस्त से इजाजत। खुदा खुदा हाफिज़।